बनु उमैया के ज़माने के अंदर जो आपसी इख्तिलाफ़ात हुए वो नहीं होने चाहिए थे। उनमें से बड़े-बड़े इख्तिलाफ़ात अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग्स थे। हम मानते हैं, हम उसको सेक्रेट नहीं मानते। तो आप सन ऑफ सॉइल्स को क्यों ग्लैमराइज़ कर रहे हैं? उनको होली काऊ क्यों बना रहे हैं? तो ये चल रहा था सिंध के अंदर। आपके सन ऑफ सॉइल्स ये कर रहे थे, बुद्धिस्ट को काट रहे थे। और आप कहते हैं कि जनाब राजा दाहिर के अंदर बड़ा प्लूरलिज्म था, बड़े बुद्धिस्ट को सपोर्ट थी, तो क्यों बुद्धिस्ट खिलाफ गए? खुद ब्राह्मण्स खिलाफ थे। आपके ऑथेंटिक सोर्स से साबित करूंगा, राजा दाहिर के ब्राह्मण खिलाफ थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया था, तो उस वक्त ब्राह्मण्स क्या रिएक्ट कर रहे थे, कैसे, और खुद उसके जो मुशीर थे, मिनिस्टर्स थे, वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे, आगे जाकर पता चलेगा। ये वो बैकग्राउंड है जिससे आपको पता चलना चाहिए। आगे जाकर कई और चीजें एक्सपोज होंगी, मगर मैंने आपको एक ब्रीफ थीम और बैकग्राउंड दिया है। अब एक हकीकत है जिसको हम सबको अपने सामने रखना चाहिए। किसी भी एक्सपेडिशन के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स या ट्रिगरिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी एक्सपेडिशन, स्टेट के किसी भी एक्शन के ऊपर के पीछे मल्टीपल रीजंस और फैक्टर्स हो सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन हमें नहीं है। बट ये याद रखना चाहिए कि तारीख में जब भी किसी राष्ट्र ने या राजा ने या कौमों ने आक्रमण किया है, उसके जो पीक या क्लाइमैक्स होती है या जो एंड होता है, जिस पर बस हो जाती है और वो कहते हैं कि अब हमें इन चीजों को कंट्रोल करना है, वो वाकया बहरहाल ऑथेंटिक सोर्सेज से यही पता चलता है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने एक जहाज जो कि सरनदीप से भेजा जा रहा था खलीफा के यहाँ, जिसमें अरब कबीले की, जो यरबू कबीला था अरब का, उस कबीले की खवातीन थीं। ये वो कबीला था जो सरनदीप श्रीलंका के अंदर रेजिडेंस इख्तियार कर चुका था, वहां के रेजिडेंशियल थे। उनके ताजर जो थे, जो अरब के वहां पर ट्रेड करते थे, इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर चीजें लेकर आते जाते थे, वो लोग मरने के बाद तोहफे तहफ का भरा हुआ शिप, कुछ सोर्सेस के मुताबिक बताया जाता है कि 8 शिप्स थी। 8 शिप्स, इस पर भी कुछ ऑब्जेक्शन उठते हैं जो आगे जाकर आएंगे। 8 शिप्स थे जो सरनदीप से निकलकर यहाँ जो कोस्ट था देबल का, उस देबल के कोस्ट से निकलकर उन्होंने बगदाद की तरफ जाना था, इराक की जानिब। तो उनको रास्ते में मेद के मकाम पर, देबल की कोस्ट के करीब, मेद के जो लोग हैं वो रोकते हैं, कत्लो गारत करते हैं, औरतों को किडनैप करते हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं, जो माल जा रहा था, सोने जवाहरात थे, तोहफे तहफ थे, वो सारा लूट लेते हैं। और इसकी खबर हज्जाज बिन यूसुफ को पहुंचती है। हज्जाज बिन यूसुफ लब्बैक बोलता है, और उसके बाद सीरियस एक्सपेडिशंस का आगाज होता है, जिनमें से पहली 2 अटेम्प्ट्स जो हैं वो फेल्ड गईं, और मोहम्मद बिन कासिम वाली जो अटेम्प्ट थी, उसमें स्ट्रेटेजिकली वो बहुत स्ट्रांग थी, ऑर्गेनाइज थी। और फिर राजा ताहिर की जो अंदरूनी कमजोरियां थीं पॉलिटिकली लोकल्स के साथ, वो बायस बनी। इसीलिए इनके ऑथेंटिक सोर्सेज ने ये चीज बताई है कि राजा ताहिर अंदरूनी तौर पर क्यों कमजोर था। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। खैर, सिर्फ ये वजह नहीं थी, मैंने जैसे आपको बताया, ये पीक था कि जब हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि इनफ इज इनफ। मगर इससे पहले कुछ चीजें चल रही थी जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेस आ गई। अब आपने समझना है कि इन शिप में उतरने वाली औरतों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई थी, उससे पहले क्या पीछे पसे पर्दा चल रही थी चीजें तारीख में, आज हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे जिनको छुपाया जाता रहा है। उनको डिस्कस करेंगे। चलें जी, अब हम बकायदा अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। हमें करीबन 1 घंटा ही बैकग्राउंड में और कई चीजों की बेस और थीम समझाने में लग गया है, मगर अब हम कासिम, बकायदा आगाज करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो है। इस वीडियो को मैं छोटा करूंगा ताकि इसको एक्सप्लेन भी कर सकूं और इसको लेकर चल सकूं। ठीक है जी।
आई होप सैयद मुजम्मिल साहब जो हैं वो तनकीद को बर्दाश्त करेंगे एंड सैयद मुजम्मिल साहब कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करने से पहले पूरी वीडियो को देखेंगे कि मैं एक-एक रेफरेंस, एक-एक फैक्ट, एक-एक इंसिडेंट जिसको मैं रिफ्यूट करूंगा और एक-एक पॉइंट जिसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा सैयद मुजम्मिल साहब के, इनके प्रेस्टिजियस और ऑथेंटिक नरेटिव के एडवोकेट्स के घर से करूंगा। ये मेरा वादा है। ठीक है ना जी? एक-एक चीज को। ये मेरा वादा है। लिहाजा सैयद मुजम्मिल साहब, अगर आप तनकीद बर्दाश्त करेंगे, तो हम आप पर तनकीद भी करेंगे और बड़ी इज्जत के साथ करेंगे। मैं सैयद मुजम्मिल साहब पर यह तनकीद तो कर रहा हूं कि उन्होंने शायद पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से या इमोशनल जो है ना वो होकर, या यूं कहें कि 80s और 90s की एक्सट्रीम पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज की वजह से या नरेटिव्स की वजह से एक्सट्रीम रिएक्शन में आकर जो नरेटिव बिल्ड किया है सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटी क्राइसिस को जिस तरीके से इन्होंने एनालिसिस उस पर किया है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है सैयद मुजम्मिल साहब, आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। उसका एक देग का चावल मैं आज चेक करवाने वाला हूं। तो लेट्स गो, हम चलते हैं सैयद मुजम्मिल साहब की वीडियो के ऊपर। ठीक है ना? तो सुनते हैं सैयद मुजम्मिल साहब क्या कहते हैं। साइड बाय साइड। तो मोहम्मद बिन कासिम साहब की जो तारीख थी उस पर बहुत से हिस्टोरियन तारीखदान क्या कहते हैं, कितनी सदाकत है, कितना झूठ है, कौन हीरो था, राजा दाहिर ने जो किया वो ठीक था या मोहम्मद बिन कासिम ने जो किया वो ठीक था, और क्या हकायक यही कहते हैं कि एक लड़की की पुकार पे एक 17 साल का लड़का घोड़ों पे बैठ के यहाँ आ गया, या देर आर मोर नुएंसेस, मोर लेयर्स टू द स्टोरी, लेट्स इन्वेस्टिगेट दैट टुडे। तो सबसे पहले जी, तो आपने सुन लिया है कि क्या इन्वेस्टिगेट होने वाला है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। चीज़ ये कि मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से जो पॉपुलर स्टोरी कहती है वो आई कहाँ से है, उसका रिकॉर्ड कहाँ मौजूद है, उसका सबूत कहाँ मौजूद है। तो इसके लिए एक ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो कि सबसे पहले सरफेस करता है मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसका नाम है चाचनामा, यानी कि फ़तहनामा भी कहते हैं इसको, बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट भी कहते हैं। कब लिखी गई? 1216 में। 712 में एक वाक़या होता है और उसका पहला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है वो 1216 का है। अ डिफरेंस ऑफ 500 ईयर्स, 500 साल का डिफरेंस है बीच में। और ऑरल ट्रेडिशन 99% ऑरल ट्रेडिशन है, क्योंकि इसमें जो इस किताब के अगर आप कंटेंट्स पढ़ें तो उमैयद कैलिफेट के बारे में या खिलाफत का जो दौर था उसके बारे में तो बायोग्राफर्स को, हिस्टोरियंस को कोट किया हुआ एक्सर्प्ट्स हैं। सिंध के कॉन्क्वेस्ट के बारे में एक भी हिस्टोरियन का नाम मेंशन नहीं है। सबसे पहले ये खातून, लो जी, ये है हमारा पहला पॉइंट। सैयद मुजम्मिल साहब ने चर्चनामा के ऊपर तनकीद करते हुए, बाय द वे मैं बता दूं, चर्चनामा इज नो डाउट कि ये तनकीद इस पर करनी चाहिए, हिस्टोरिक बैकग्राउंड को सामने रखते हुए, हिस्टोरिसिटी को सामने रखते हुए इस पर तनकीद होनी चाहिए। बट सैयद मुजम्मिल साहब का ये एतराज कि यार इससे पहले जो है वो जनाब हमें कोई रिकॉर्ड और तारीख नहीं मिलती। तो जैसे मैं बता चुका हूं सैयद मुजम्मिल साहब कि चर्चनामा से पहले फुतूहुल बुल्दान लिखी जा चुकी है इमाम बलागरी की, मगर चूंकि आपके नजदीक वो सोर्स अच्छा नहीं है, गो के वीडियो के एंड में जाकर आपने ये माना है एक नैरेटिव कोट करते हुए कि चर्चनामा से बेटर नैरेटिव, डिटेल के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव जो रिकॉर्ड दिया है वो फुतूहुल बुल्दान में इमाम बलागरी ने दिया है। यू सेड योरसेल्फ इन द वेरी वीडियो, एक नैरेटिव को पेश करते हुए। ठीक है ना? जो आगे आएगा। तो फुतूहुल बुल्दान जो है ये मोहम्मद बिन कासिम से 100 से 150 साल बाद सामने आती है। ठीक है ना?
इससे पता चलता है कि चचनामा से पहले फुतूह सिंध के नाम से इमाम बलादरी की जो किताबुल बुल्दान है, फुतूहुल बुल्दान, उसमें एक चैप्टर है फुतूह सिंध। सिंध की जो एक्सपेडिशंस हुई हैं और वहां जो सक्सेसेस हुई हैं, उनका डिटेल आपको मिलती है कॉम्प्रिहेंसिव इमाम बलादरी के जमाने में, जो कि 892 के ईस्वी 892 ईस्वी की डेथ है उनकी। लाइक वो 8वीं 9वीं और 9वीं सदी के आप मान सकते हैं, 9th सेंचुरी के। ये कब लिखी गई है चर्चनामा? अकॉर्डिंग टू द डिटेल उसकी जो हिस्टोरिसिटी उसकी निकल के आई है 500 साल के बाद, 711-12 में एक वाकया होता है, और जो चर्चनामा है वो लिखी गई है 1200 समथिंग, यानी 500 साल का गैप है। फतूहुल बुल्दान इमाम बलादरी की, उसमें तो ये गैप नहीं है, वो तो 100 साल के बाद लिखी गई है, मगर आपके लिए वो ऑथेंटिक नहीं है। यहां एक मसला है, सैयद मुजम्मिल साहब को एतराज यह है कि सिंध की हिस्ट्री कहां गई। चर्चनामा उमैयद खिलाफत के बारे में तो डिटेल प्रेजेंट करता है, बट सिंध की डिटेल कहां गई? तो सैयद मुजम्मिल साहब, चर्चनामा भी अरब की वजह से अवेलेबल है, वरना सिंध की आपको हिस्ट्री मिलनी नहीं थी। अगर चर्चनामा अवेलेबल ना होता और अली कूफी जाकर उसको अवेलेबल ना करवाता पर्शियन टेक्स्ट के अंदर, और उस सकीफ कबीले के अरब से वो नुस्खा ना लेता, मैनुस्क्रिप्ट अरब का, तो चचनामा के अलावा आपको कोई चीज मिलनी भी नहीं थी वहां से। तो सैयद मुजम्मिल साहब का ये एतराज मुस्लिम्स के ऊपर या मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर नहीं होना चाहिए, या चचनामा के ऊपर नहीं होना चाहिए। सैयद मुजम्मिल साहब का ये एतराज सिंध के ऊपर होना चाहिए, सन ऑफ सॉइल्स के ऊपर होना चाहिए, कि वो कहां थे, उनमें हिस्ट्री क्यों नहीं थी, वो क्यों हिस्ट्री नहीं लिख रहे थे। वो ये कह सकता है कि जी वो मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद जंग लगी तो वो मफ्तू कौम हो गई, मगलूब हो गए, और तलवार के जोर पर काम हुआ, तो मगलूब कौमें तो नहीं ना हिस्ट्री लिखा करती। तो वीडियो के आगे चलकर सैयद मुजम्मिल साहब जो हैं आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ द सन ऑफ सॉइल, राजा दाहिर ने कैसे लिटरेचर को और एकेडमिक्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, हिस्टोरियंस को, संस्कृत को, प्लूरलिज्म को और नॉलेज को, राजा ताहिर ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया, कोट एंड कोट। तो वो इंटेलेक्चुअल्स हिस्ट्री क्यों नहीं लिख पाए राजा दाहिर के टाइम पर या चर्च के टाइम पर, अगर प्लूरलिज्म था और बड़ी टेक्नोलॉजी थी और बड़ी एडवांसमेंट थी और बड़ी सक्सेसफुल उनका एरिया था। तो कहां हिस्ट्री? संस्कृत में ही कहां गई हिस्ट्री? वो फर्स्ट रिकॉर्ड सिंध हिस्ट्री का चचनामा से पहले राजा दाहिर के जमाने में कहां गया? अगर राजा ताहिर बहुत एकेडमिक था, बहुत जनाब जो है ना वो इंटेलेक्चुअल्स को और एकेडमिक्स को, लिटरेचर के ऊपर बड़ा उसने काम करवाया, जो कि आप बोलेंगे कहां गया वो काम? नहीं। ये थे मेरे सवाल। अब आए, घर की गवाही ना दे दूं ताकि मुझ पे एतराजी ना हो। मैं पहले कहता हूं हमेशा कि उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चिराग मेरा है रात उनकी। लें जी, चिराग हम आपको दिखाते हैं, रात इनकी होगी। कहां था सिंध का हिस्टोरियन, और कहां थी सिंध की हिस्टोरिसिटी, और कहां था इनका शौक और ज़ौक, ये अभी आपके सामने आ जाएगा। ये देखें जी, इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री, माइंड इट कि सैयद मुजम्मिल साहब ने इस किताब का हवाला खुद इसी वीडियो के अंदर दिया है कि जिस किसी ने सही हिस्ट्री पढ़नी है तो मुबारक अली साहब, जो कि नो डाउट हिस्ट्री के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, डॉक्टर मुबारक अली, जो कि सिंध के हिस्ट्री के शोबा के प्रेसिडेंट भी रहे और प्रोफेसर भी रहे हिस्ट्री के हवाले से। तो जनाब सैयद मुजम्मिल साहब ने अपनी वीडियो के अंदर मुबारक अली जो हैं
इनको प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन कहा है और कहा है कि इन द शेडो ऑफ हिस्ट्री भी पढ़ें ताकि आपको पता चले कि हकीकत क्या है, नरेटिव क्या है। लो जी चलते हैं पेज 123 मुबारक अली साहब की इस किताब पर। देखो कि सिंध के लोग हिस्ट्री के हवाले से कहां थे जब मोहम्मद बिन कासिम से पहले उनके पास ये टाइम था कि वो सिंध की हिस्ट्री लिखते। लो जी, द अरब्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, पेज नंबर 130 इन द शेडो ऑफ हिस्ट्री में, ये आपके सामने क्या कहते हैं। वो कहते हैं देयर वर नो ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिफोर द अराइवल ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम के आने से पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर हिस्ट्री और इतिहास लिखने का ट्रेडिशन ही नहीं था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 712 AD not only established the rule of Umayyad and Sindh became a province of the Arab Empire, but it began the tradition of writing history in India. लें जी सैयद मुजम्मिल साहब, तो एतराज होगा सन ऑफ सॉइल के ऊपर कि राजा दाहिर क्या कर रहा था, चर्च क्या कर रहा था, सिंध के लोग क्या कर रहे थे। अगर बहुत बेहतरीन प्रोस्पेरस किस्म की सोसाइटी थी और मोहम्मद बिन कासिम ने आकर सब कुछ उजाड़ दिया, याद रखें मैं इस वक्त किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिस्ट्री की तल्ख हकीकत आपके सामने रख रहा हूं, इनके घर से, इनके घर से, ताकि ये लोग हिंदुत्व के नैरेटिव को और नेशनलिज्म के नैरेटिव को और सेकुलरिज्म के नैरेटिव को यूथ को इंजेक्ट करके और स्पून करके धोखा ना दे सकें। ठीक है जी। तो ये एतराज सैयद मुजम्मिल साहब का जो हिस्ट्री रिकॉर्ड के हवाले से चाचनामा के ऊपर उठा रहे हैं कि इससे पहले कोई जिक्र नहीं मिलता, तो वो एतराज आपके मुबारक अली प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन ने सिंध के लोगों पर उठाया कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले उनको पता ही नहीं था कि अपनी हिस्ट्री लिखनी होती है, इतिहास भी इकट्ठा करना होता है। बल्कि उन्होंने तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में यह बात की है कि उन लोगों को मुसलमानों से पहले अपने इतिहास लिखने का पता ही नहीं था। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला पॉइंट जो उन्होंने इतराज उठाया था। आगे सुनते हैं जी क्या कहते हैं। बचपन से बताई जा रहे हैं कि सिंध के कॉन्क्वेस्ट के बारे में एक भी हिस्टोरियन का नाम मेंशन नहीं है। सबसे पहले ये खातून कौन थी जो कि हमें बचपन से बताई जा रहे हैं कि ये उसने आवाज़ लगाई और हज्जाज बिन यूसुफ ने सुन ली। कोई व्हाट्सएप तो था नहीं उस दौर में। किस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का ये हिस्सा है नहीं पता। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये पहला हमला नहीं था मोहम्मद। लो जी, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। दोबारा सुने इस पॉइंट को, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके किस पर हम इतराज उठाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये खातून कौन थी जो कि हमें बचपन से बताई जा रहे हैं कि ये उसने आवाज़ लगाई और हज्जाज बिन यूसुफ ने सुन ली। कोई व्हाट्सएप तो था नहीं उस दौर में। किस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का ये हिस्सा है नहीं पता। ठीक है, ठीक है जी। एतराज ये उठाया जा रहा है कि किस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है कि एक औरत ने आवाज लगाई और हज्जाज बिन यूसुफ ने सुन ली। व्हाट्सएप तो था नहीं उस वक्त। ये किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अंदर नहीं है कि उन औरतों ने कोई आवाज लगाई या उन औरतों के साथ ये ज्यादती भी की गई या शायद उनको किडनैप किया गया। ये नैरेटिव झूठा है। मुजम्मिल साहब ने इस पूरी वीडियो के अंदर जिस नैरेटिव को सेल करने की कोशिश की है, वो नैरेटिव ये था कि मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज बिन यूसुफ और इवन अरब्स सारे के सारे वो हिंदुस्तान के ऊपर एक लालच की निगाह रखते थे, लिहाजा वो इसलिए आए। 1 मिनट के लिए मैं इस बात को मान रहा हूं, ठीक है ना, 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुरान और सुन्ना के बाद तकद्दुस की चादर नहीं ओढ़ी जाती। और कुरान और सुन्ना भी जब तहकीक और तनकीद की छांट से निकलकर हम अल्हम्दुलिल्लाह उस पर ईमान रखते हैं, ना कि अंधविश्वास और अंधभक्ति। कि मुसलमान कुरान और सुन्ना पर भी तहकीक के बाद ईमान रखता है, ये उसका जज्बा है। अच्छा, अब तो इन्होंने क्या कहा, वो औरत कौन थी?
व्हाट्सएप के जरिए उसने कैसे पहुंचा दिया? उस टाइम तो व्हाट्सएप भी नहीं था, तो उस वक्त बात कैसे पहुंच गई? कोई हिस्टोरिक रिकॉर्ड नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चचनामा के अंदर इसका जिक्र है, और चचनामा के अंदर ये डिटेल भी है कि वहां से कुछ लोग बच गए थे, जिन लोगों ने जाकर हज्जाज बिन यूसुफ को ये किस्सा सुनाया था कि औरतें जिस वक्त पकड़ी जा रही थीं, वो चीख रही थीं कि हज्जाज हमारी मदद करो, हज्जाज हमारी मदद करो। मगर ये चचनामा चूंकि इनके नजदीक ऑथेंटिक नहीं है, तो मैं इनको कहता हूं कि आप कोई अल्टरनेट सोर्स पेश कर दें। याद रखें, किसी हिस्टोरिक रिकॉर्ड को चैलेंज करने से पहले आपके पास हिस्टोरिक रिकॉर्ड का अल्टरनेट होना चाहिए। अदरवाइज आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, आपके चैलेंज की वर्थ और वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेट नरेटिव है ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है? वो मुबारक अली साहब बता गए हैं कि सिंध के लोगों को हिस्ट्री लिखना आती ही नहीं थी। सन ऑफ सॉयल्स सैयद मुजम्मिल साहब कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे और कुछ भी नहीं लिख रहे थे कि राजा दाहर ने क्या क्या अजीम कारनामे किए। ठीक है ना? दे डैम केयर अबाउट इट। उनको परवाह ही नहीं थी कि राजा दाहिर वहां पर कौन सा तेल निकाल रहा है, और कौन से जहाज इन्वेंट कर रहा है, और कौन से रोबोट तैयार कर रहा है। राजा दाहिर की कॉन्ट्रीब्यूशंस को किसी ने मेंशन करना जरूरी ही नहीं समझा। यू नो व्हाई? क्योंकि चच ने और राजा दाहिर ने वहां के लोगों के साथ जो किया हुआ था, जिसका आगे जाकर जिक्र चलेगा, आपने खुद भी आगे जिक्र करेंगे। ठीक है जी, चलें अब आपको दिखाते हैं कि चचनामा से पहले इस चीज का जिक्र आपको कहां मिलता है, क्योंकि ये कह रहे हैं हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो आपके पास नहीं होगा, हमारे पास है। ठीक है ना जी? तारीख के हवाले से जो सबूत हमें इशारे मिलते हैं, ये आपके सामने फुतूहुल बुल्दान है। ठीक है जी? और इसमें फुतूह सिंध जो है, ये मकतबा शामला का अरबिक का ओरिजिनल टेक्स्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, बलादरी की किताब फुतूहुल बुल्दान। मैं जूम करने लगा हूं ताकि आप देख सकें कि इमाम बलादरी क्या लिखते हैं। ये देखें, यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है? हज्जाज ने मुजाआ के बाद मोहम्मद बिन हारून बिन जरा नमरी को अपना आमिल मुकर्रर किया। फ़अहदा इलल हज्जाज फी वलायतिही मलकु जज़ीरतिल याकूत निस्वतन वुल्दानुन निस्वत वुल्दानिन फी बलादिही मुस्लिमातिन व माता अबाउहुन्ना व कानू तुज्जारन फ़अरादत तक़र्रुब बिहिन्ना फ़अरज़ लिस्सफ़ीनतिल्लती कुन्ना फ़ीहा क़ौमुन मिन मैदिद दैबल फ़ी बवारिज फ़अख़ज़ु स्सफ़ीनत बिमा फ़ीहा फ़नादत इम्रअतुन मिनहुन्ना व कानत मिन बनी यरबूअ या हज्जाज व बलगल हज्जाज ज़ालिका फ़क़ाल या लब्बैक फ़अरसल इला दाहर, राजा दाहर की तरफ भेजा, यसअलुहु तख़लियतन निस्वती फ़क़ाल इन्नमा अख़ज़हुन्ना लसूसुन ला अक़दर ला अक़दर अलैहि फ़अग़ज़ल हज्जाजु उबैदुल्लाह इब्न नबहान अद-दैबल फ़अग़ज़ल हज्जाजु उबैदुल्लाह इब्न नबहान अद-दैबल फ़क़तला। अब बलादरी फुतूहुल बुल्दान के अंदर लिखता है, चलें इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में इनको दिखा देता हूं, मैं क्यों करूं। ठीक है? ताकि इनको पता चल जाए कि जो मैं बात कर रहा हूं वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा, सनातनी को भी पता चल जाए और मुसलमानों को भी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी? मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। ठीक है ना जी? किधर गया? ये देखें जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर किताब फुतूहुल बुल्दान है, इमाम बलादरी की, जिसका तर्जुमा किया है फ्रांसिस क्लार्क मैगॉटन ने, जो कि पीएचडी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मॉडर्न लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा। इसका पार्ट 2 है। ठीक है ना जी? वॉल्यूम 2 है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये छपा है 1924 में, किताब फुतूहुल बुल्दान का द ओरिजिन्स ऑफ द इस्लामिक स्टेट। ठीक है ना? आपके सामने इसके पेज नंबर 230 के ऊपर चले जाएंगे, यानी पीडीएफ में, मगर यहाँ पेज बनेगा 215। अच्छा, मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊंगा, ये एडिटेबल नहीं है। 215 पेज बनेगा ओरिजिनल किताब का। ठीक है जी? यहाँ आपने देखना है वो क्या कहते हैं। ये
ठीक हो गया, ये जी, यहां से पढ़ते हैं। देन आफ्टर मुजा अल हज्जाज अपॉइंटेड मोहम्मद इब्न हारून इब्न दीरा अन-नमरी एंड ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन द किंग ऑफ द आइलैंड्स ऑफ रूबीज, ये श्रीलंका सरनदीप जो है, sent to Al-Hajjaj some women who were born in his country। जैसे मैंने बताया कि अरब कबीले बनी यरबू से इनका ताल्लुक था, ठीक है, और वो मुसलमान कबीले अरब जो थे वहां पर मौजूद थे, ये मैंने आपको बताया। तो ये वहां पर जो औरतें और बच्चे पैदा हुए थे श्रीलंका के अंदर सरनदीप में, their fathers who had been merchants having died, he wanted to court favor with Al-Hajjaj by sending them back। औरतों को और बच्चों को हज्जाज यूसुफ जो था वो वापस भेज रहा था। बट द शिप in which they were sailing was attacked by some of the Mad of a Dabul in Bawarij। मैद के लोग देबल के मकाम पर कुछ पायरेट्स ने वहां पर यह मामला कर दिया। and was captured with all that was in it। One of the women who was of the tribe of the Banu Yarbu cried out, "O Hajjaj, Al-Hajjaj," heard of this and exclaimed, here am I." He sent to Dahir asking him to set the woman free, but Dahir replied, "Pirates over whom I have no control captured them." So Al-Hajjaj sent Ubaidullah bin, एक राजा दाहिर, वेरी प्रॉस्पेरस सन ऑफ सॉइल, कहता है कि औरतें तुम्हारी उठा के ले गए, सामान तुम्हारा उठा के ले गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक लोकल सन ऑफ सॉइल, जिसको आप कहते हैं हीरो ऑफ सिंध, सन ऑफ सॉइल, सर कटवा दिया, वो अपने इलाके पर कंट्रोल कहता मेरा नहीं है, ठीक है जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हज्जाज ने कहा फिर पीछे हट जा, हम अपने लोगों के लिए तो नहीं खामोश रह सकते। उसने कहा मैं आ जाता हूं। बाय द वे, हज्जाज नो डाउट एक जाबिर और जालिम के तौर पर मशहूर है, मगर तारीख के जो हकायक गडमट किए जा रहे हैं, जो हमारे सामने रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद है, वो तो मैं रखूंगा ना, वो तो मैं रखूंगा, ठीक है। तो मैं बस वो रख रहा हूं। हज्जाज को मैं यहां जस्टिफाई नहीं कर रहा कि हज्जाज ने उकाबे के साथ जो जुल्म और ज्यादती की, या उसने अहले बैत के साथ जो जबर और इस्तबदाद के पहाड़ तोड़े हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं, हज्जाज के इस अमल को। बट इस मामले के अंदर जो हुआ वो तो बयान करूंगा ना। सैयद मुजम्मिल ने सीधा साफ झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये औरतों का मामला ही नहीं था, ये आपके सामने है, ठीक है ना जी। तो यहां से ये ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने रखी है, जो सैयद मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि कोई हिस्टोरिक रिकॉर्ड ही नहीं मिलता जिसमें यह पता चले कि वो औरत कौन थी, यरबू के नाम की औरत थी। चशनामा के अंदर लिखा है कि जो लोग बच के निकले थे वो वहां पर मौजूद हुए, और इनको ये भी इतराज है कि बच कैसे गए, आगे जाकर पता चलेगा, फिर उसके ऊपर तफसील से बात करूंगा। अभी बहुत कुछ है सुनने को, आगे बढ़ते हैं। चीज़ ये है, किस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का ये हिस्सा है नहीं पता, ठीक है, ये हमने बता दिया, ठीक है ना, औरत के हवाले से हमने बता दिया। आगे हम बढ़ने लगे अब आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी चीज़ ये है कि ये पहला हमला नहीं था मोहम्मद बिन कासिम का, जो कि सिर्फ इसीलिए करवाया गया हज्जाज बिन यूसुफ साहब की तरफ से कि यहाँ पर कुछ ख़वातीन के साथ जो है वो जुल्म हुआ है। नहीं, इससे पहले हज्जाज बिन यूसुफ के अंडर 2 एक्सपेडिशंस फेल हो चुकी थी। हाँ जी, सुन लिया आपने, खुद ये चीज मान रहे हैं। अच्छा, अजीब बात आपको बताऊं, जब इन्होंने ये एतराज करना होता है ना कि हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दामाद को भेजा था, और मुबारक अली साहब ने भी ये एतराज किया हुआ है कि जो हज्जाज बिन यूसुफ है उसने मोहम्मद बिन कासिम को इसलिए भेजा था क्योंकि उसका दामाद था। तो अजीब बात तो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले तो 2 लीडर भेजे गए थे। अगर उसको माल लूटना होता और अपनी फैमिली के अंदर उस माल को रखना होता तो वो पहले ही मोहम्मद बिन कासिम को भेजता 711 के अंदर। हम्म, तो उसने पहले 2 कमांडर्स भेजे, जिनमें से एक घोड़े से गिरकर वफात पा गया और एक आदमी को शिकस्त हुई। तो जिस आदमी को शिकस्त हुई उसके बाद एक बंदे को भेजा जो घोड़े से गिरा, वो भी मर गया। लिहाजा फिर तीसरी दफा मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। ये है हकीकत। ये खुद अब मान रहे हैं कि इससे पहले 2 एक्सपेडिशंस हो चुकी हुई थी। और अजीब बात तो यह है कि ये 2 एक्सपेडिशंस